अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। नॉवल नेम दिल अंदरून। एक सफ़र जहां ख्वाब, मोहब्बत और हकीकतें एक साथ जुड़ती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो दिल से लाइक करें और शेयर करें। नॉवल नेम दिल अंदरून, रिटन बाय एस वीरान। एपिसोड 15। नियाब ने खामोश नज़रों से अयाज की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ। अयाज ने पास बैठते हुए नरमी से पूछा, नियाब तुम उदास क्यों हो? नियाब ने उसकी तरफ खाली नज़रों से देखा और फिर हल्की सी तलही के साथ कहा, जो अपने वालिदैन के बगैर रहते हैं वो उदास ही होते हैं। अयाज ने नियाब की बात सुनकर चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। उसके चेहरे पर संजीदगी सी छा गई, मगर लहजा अब भी नरम और प्यार भरा था। आहिस्ता से बोला, जब सच्चे रिश्ते साथ हों तो परेशान नहीं होते। नियाब ने नजरें फूलों से हटाकर अयाज की तरफ देखा, जैसे दिल में कई लफ्ज़ अटक गए हों मगर ज़ुबान तक ना पहुंच पाए। नियाब के स्कूल जाते ही उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। उसकी कोशिश होती कि अपने सारे काम वो खुद ही करे। बंगले में नौकर चाकर मौजूद होने के बावजूद नियाब हर काम खुद ही करती थी। इसका दिल चाहता था कि किसी को मौका ना मिले कि वो उसको ताना दे। दादी ज़्यादातर लिविंग रूम में बैठती, आने जाने वालों पर नज़र रखती और कभी न कभी नियाब को भी किसी न किसी बात पर सुना देती। ताई महविश इसके साथ हमेशा खामोश और सर्द रवैया रखती थी। ना ज़्यादा बात करती, ना प्यार जताती, बस एक अजनबी सा फासला जो नियाब हर रोज़ महसूस करती। अयाज जब भी घर पर होता, नियाब के साथ बैठकर कुछ देर इधर उधर की बातें करता, कभी हंसी मजाक, कभी दिन भर के मामूलात, और बातों ही बातों में वो अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, मुझे मेरी लिटिल फ्लावर बहुत अच्छी लगती है। नियाब उसकी बातों का जवाब देती, मगर दिल के किसी कोने में एक नरमी सी उतर आती। कभी कभी उसे महसूस होता कि जब भी हमज़ा या अयाज में से कोई उसके पास बैठा होता है, ताई महविश की सख्त नज़रें उसके गिर्द ऐसे पहरा देती हैं जैसे कोई खामोश निगरानी हो। हमज़ा ज़्यादातर दुबई की ब्रांच संभालता है, इसलिए वो घर में कम ही नज़र आता है। नियाब जब भी दादी रुकैया बेगम को ताई महविश के साथ बातों में मसरूफ़ देखती, दोनों के दरमियान एक ख़ास अपनायत थी। हल्की हंसी, पुरानी यादों का जिक्र और बातों में छुपी एक गहरी कुर्बत। दादी का रवैया इनके साथ यूं होता जैसे वो उनकी अपनी सगी बेटी हों। जब भी ताई महविश के मैके से कोई मेहमान आता, दादी के चेहरे पर खुशी की एक नई रोशनी उभरती, जैसे बरसों बाद कोई अपनों की झलक देख ली हो। शुरू में ये सब नियाब के लिए हैरत का बायस था। वो अक्सर सोचती, आखिर दादी को ताई जान के घर वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि ताई महविश दादो के भाई की बेटी हैं, तो जैसे सब बातें उसकी समझ में आने लगी। जब भी ताई जान के मैके से उनकी भतीजियाँ आती, ताई महविश उनके साथ यूं हंसती बोलती
جیسے وہ ان کی اپنی بیٹیاں ہوں۔ ان کی ہنسی، ان کی باتوں کی چہک سے گھر میں زندگی بڑھ جاتی، اور نیاب ایک کونے سے وہ سب خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ اس کے دل میں ایک انجانی حسرت جنم لیتی، کاش میرے حصے میں بھی ایسی ہی محبتیں ہوتی، ایسے رشتے جو دل کو اپنے ہونے کا یقین دیتے۔ ان سب رشتوں اور ماحول کے بیچ نیاب اکثر خود کو ایک اجنبی سی موجودگی محسوس کرتی، جیسے وہ اس گھر میں ہو کر بھی کہیں نہیں تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اپنی ماں ستارہ اور بابا احمد کو یاد کرتے کرتے سو جاتی۔ دل میں ایک خالی پن سا رہ جاتا۔ انہی سوچوں کا اثر اب اس کی پڑھائی پر بھی نمایاں ہونے لگا تھا۔ کبھی کلاس میں خاموش رہتی تو کبھی کتاب سامنے کھلی ہوتی، مگر نظریں کہیں اور۔ جب نیاب کے ٹیسٹ کا رزلٹ خراب آیا تو اسکول کی پرنسپل نے حمزہ کے نمبر پر کال کر کے فوراً میٹنگ بلائی۔ حمزہ جو اتفاقاً انہی دنوں پاکستان آیا ہوا تھا، اگلے ہی دن اسکول گیا، ٹیچر سے ملاقات کی اور نیاب کو ساتھ لے کر خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ سارا راستہ وہ بغیر کچھ کہے ڈرائیو کرتا رہا اور نیاب خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور دل میں وہی پرانی کمی، ماں اور باپ کی کمی۔ گھر پہنچ کر دادی رقیہ بیگم نے فوراً ہی پوچھا، ہاں بھائی حمزہ، اسکول والوں نے کیا کہا؟ حمزہ نے ایک نظر نیاب پر ڈالی، پھر ہلکے مگر طنزیہ لہجے میں بولا، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی تھی اگر یہی حال رہا تو نیاب کو اسکول میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ سنتے ہی دادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً غصے میں کہا، ہمارے گھر میں کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی۔ احمد بھی ہمیشہ بہترین طالب علم رہا۔ یہ لڑکی تو شاید اپنی ماں ستارہ پر گئی ہے، چہرہ بھی ویسا اور نالائکی بھی ویسی ہی۔ دادی کی باتوں پر نیاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر چپ چاپ کھڑی رہی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی سی چھا گئی۔ حمزہ نے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، دادو جان، آپ نیاب کی بات کیجیے، بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ؟ دادو نے غصے سے نیاب کی طرف دیکھا اور پھر تیز لہجے میں بولی، اسے کون سا فرق پڑتا ہے، بات اس کی ہو یا اس کے ماں باپ کی؟ نیاب کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آنسو ضبط کی دیواریں توڑنے کو بےتاب تھے۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بستر پر گر گئی۔ آنسو بنا رکے بہنے لگے۔ آج وہ دل کھول کر روئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حمزہ کی آواز آئی، نیاب، آپ کے بابا کا فون ہے۔ نیاب نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ تھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی اور ہاتھ بڑھا کر حمزہ سے موبائل لیا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ آج اس نے حمزہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، جیسے اپنے دکھ کے دائرے کے اندر اب کسی کو قدم رکھنے کا حق نہیں رہا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف احمد کی غصے سے بڑی آواز گونجی، نیاب، تم مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیتی، ہمیشہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ اگر تمہاری ماں ستارہ
जिंदा होती तो वो तुम्हारी नालायकी से ही मर जाती। नेयाब के होंठों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट आई। आंसू अब भी बह रहे थे, मगर लहजा बहुत धीमा था। क्या वाकई बाबा जान, अगर माँ सितारा जिंदा होती तो मेरा हाल ऐसा ही होता? दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, फिर कॉल कट कर दी गई। नेयाब ने आहिस्ता से सांस लिया, अपने आंसू पूंछे और दरवाज़ा खोलकर मोबाइल वापस करने के लिए बाहर निकली। हमजा अब भी दरवाजे के करीब खड़ा था। नेयाब ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसके हाथ में दिया और दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन स्कूल में नेयाब हमेशा की तरह अपनी सीट पर आकर बैठी। क्लास में शोर था, हंसी थी, बातें थी, पढ़ाई थी, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सा सुकूत फैला हुआ था, जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिससे वो अक्सर किसी को दिखाए बगैर लिखती रहती थी। उसके सफ़ों पर वो लफ्ज़ बढ़ती जो वो किसी से भी कह नहीं पाती थी। आज उसने लिखा, लोग कहते हैं वक्त सब सहम भर देता है, मगर शायद मेरा वक्त खुद एक सहम बन गया है। मैं रोज़ ही मुस्कुराती हूँ ताकि कोई न समझे कि मेरी हंसी के पीछे एक खालीपन छुपा है। नेयाब की सोचें रोज़ बरोज़ मनफी होती जा रही थी। वो बार बार अपने आप से कहती, जैसे कोई भी उसे पसंद नहीं करता, और हर लम्हा दिल में एक खालीपन सा महसूस करती। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे वाकई पसंद नहीं करता और उसका वजूद सबके लिए नाकाबिले कबूल है। जैसे ही हमजा की कज़न्स आई, घर में एकदम से रौनक सी लग गई। हर तरफ हंसी, बातें और शोर, जैसे बंगला बरसों बाद जाग उठा हो। थोड़ी देर बाद हमजा सबके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। जब सब तैयार हो गए तो वो नेयाब के कमरे के दरवाजे पर आया और फिर आहिस्ता से बोला, आओ नेयाब, हमारे साथ चलो, हम सब जा रहे हैं। नेयाब ने खामोश और अनजान नज़रों से उसे देखा, ऐसे जैसे कहना चाहती हो, आप कौन हैं? हमजा ने उसकी नज़रों का मतलब समझने की कोशिश की और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी बात दोहराते हुए आगे बढ़ा और नरमी से नेयाब का हाथ पकड़ना चाहा, मगर नेयाब ने फौरन 2 कदम पीछे को लिए। चेहरे पर अजनबियत और लहजे में सर्दपन लिए हुए बोली, आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। उसकी आवाज़ में ऐसा अनजानपन था कि हमजा लम्हा भर के लिए रुक गया, फिर बिना कुछ कहे वापस पलट गया और नेयाब के कमरे में एक गहरी खामोशी रह गई। खिड़की के पार कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी, मगर नेयाब के अंदर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, जब आप किसी के लिए अहमियत नहीं रखते तो फासला रखना ही अक्लमंदी होता है। ये ख्याल नेयाब के जहन में बार बार गूंज रहा था। घर में सब बाहर गए हुए थे, ताई, अम्मी और हमजा की कज़न्स। पूरा बंगला जैसे खामोशी में डूबा हुआ था। इसी दौरान अयाज की गाड़ी बाहर आकर रुकी। आज उसकी मीटिंग थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वो घर आया तो उसे मालूम हुआ कि सब लोग आज डिनर
کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ دادی رقیہ بیگم کے کمرے میں گیا، ان کا حال پوچھا، پھر ان سے پوچھ بیٹھا، کیا نیاب بھی گئی ہے؟ دادی رقیہ بیگم نے بے رخی سے جواب دیا، نہیں، وہ تو اپنے روم میں ہے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔